अन्नामलाई is trending in politics। भाई अन्नामलाई को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। कौन है ये जिसे लोग फ्यूचर पीएम कैंडिडेट भी मानने लगे हैं? अन्नामलाई बीजेपी तमिलनाडु के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, जो कि एक एक्स आईपीएस ऑफिसर, किसान और आईआईएम लखनऊ के पास आउट भी हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ नहीं होंगे, पर अन्नामलाई अचानक से इतने फेमस कैसे हो गए, इसके लिए पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं इनके लाइफ के बारे में। 4 जून 1984 तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुरूर के एक किसान के घर में अन्नामलाई जी का जन्म होता है। देखिए, तमिलनाडु और भारत में एक ऐसा समय था जब लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया करते थे। बेसिकली उनकी पढ़ाई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे। उनके गांव में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, लेकिन बचपन से अन्नामलाई को पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक था और उनके घर परिवार वालों ने उन्हें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया शुरू से ही। अन्नामलाई जिस स्कूल में जाना चाहते थे, उनके फैमिली वाले उनका पूरा सपोर्ट करते थे। ऐसे करते करते वो अपनी स्कूलिंग खत्म करते हैं और उसके बाद बीटेक करने वो पीएससी कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर चले जाते हैं। देखिए, मल्टीपल इंटरव्यूज में अन्नामलाई ने बताया है कि कैसे वो अपने गांव के पहले लड़के थे जो कॉलेज ज्वाइन किए थे। ये अपने आप में अन्नामलाई के लिए बहुत बड़ी बात थी। यहाँ से वो बीटेक खत्म करते हैं और उसके बाद वो एमबीए करने आईआईएम लखनऊ चले जाते हैं और यहीं पे पहला मेजर टर्न लेता है उनकी लाइफ में। करने तो वो एमबीए जाते हैं, लेकिन वो जब लखनऊ पहुँचते हैं तो वहाँ उनको जिंदगी की रियलिटी के बारे में पता लगता है। देखिए, तमिलनाडु पहले से ही एक पूरा डेवलप जगह रहा है। वहाँ पे ग्रास रूट लेवल तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है वो पहले से ही पहुंचती रहती हैं। लेकिन अन्नामलाई जब उत्तर प्रदेश में आते हैं तब उनको जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है। उन्हें एक्चुअली में गरीबी क्या होती है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे पहली बार आके वो 5 रुपए की पूरी खाते हैं और वो एक पूरी नहीं भर पेट पूरी खाते हैं और ये देख कर उन्हें बहुत ज्यादा शौक लगता है। बेसिकली यूपी आना उनके लिए एक कल्चरल शौक था और वो पूरी खाने के बाद देखते हैं जो सेलर रहता है वो मुस्कुराता रहता है, यानी कि वो बहुत खुश रहता है इतने से पैसे में ही। और फिर आईआईएम में पढ़ते पढ़ते वो बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ जाते हैं। यहाँ वो ग्रास रूट लेवल में लोगों के साथ काम करते हैं और देखते हैं कि लोग कितने मुश्किल में एक्चुअली जी रहे हैं। वो यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि वो अपने जीवन को लोगों की सेवा में लगाना चाहेंगे, इसलिए वो सोचते हैं कि वो आगे जाके यूपीएससी का एग्जाम देंगे। कहानी में आगे बढ़ते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए और वो आखिरकार यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं। उनकी पहली पोस्टिंग 2013 में होती है और उनकी पहली पोस्टिंग कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट में होती है और यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते उनकी सेकंड पोस्टिंग एज एसपी होती है उडुपी में और यहाँ पे उनकी लाइफ में सेकंड मेजर टर्न आने वाला था। देखिए, जब वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तब वो बहुत पॉपुलर हो चुके थे। उनके लिए रूल्स और लॉ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था और वो पेटी क्राइम्स को एंटरटेन नहीं करते थे। वो इतना ज्यादा पॉपुलर थे कि लोग उनकी ईमानदारी के बारे में घर पे बात किया करते थे। तो उनका जब एक जगह से दूसरी जगह तबादला किया जाता था तो लोग पुलिस स्टेशन के सामने आ जाते थे और ये बोलते थे कि हमें अन्नामलाई ही चाहिए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ते हैं, वो उडुपी में आ जाते हैं और यहाँ पे एक दिन एक बहुत दुखद घटना घटती है। एक 10th स्टैंडर्ड लड़की का रेप और मर्डर कर दिया जाता है। अन्नामलाई को जब ये न्यूज मिलती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लड़की की बॉडी को वो रिट्रीव करने जाते हैं और जब वो रिट्रीव करने जाते हैं 10,000 से भी ज्यादा गाँव वाले उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। यही समय अन्नामलाई की जिंदगी बदलने वाला था। अन्नामलाई पुलिस की जॉब को इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो लोगों की सेवा करना चाहते थे और बेसिकली सोसाइटी में एक चेंज लाना चाहते थे। लेकिन उस दिन वो रियलाइज करते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक पुलिस के पास पावर तो रहती है लेकिन उसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर रहती है। वो कितना ही चेंज ला सकते हैं, इसलिए उन्हें लॉ एंड ऑर्डर्स में खेलना पड़ता है और फिर कुछ सालों बाद उनकी एंट्री एज अ पॉलिटिशियन होती है। इसके लिए पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं तमिलनाडु की पॉलिटिक्स पर। आजादी के बाद 20 साल तक तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 1967 में एक द्रविडियन पार्टी डीएमके ने वहाँ के विधानसभा इलेक्शन में एक तरफा जीत हासिल की। 1967 के बाद तमिलनाडु में सिर्फ 2 द्रविडियन पार्टीज ने ही रूल किया है, एक डीएमके, दूसरी एआईडीएमके। अभी तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है जिसके सीएम है एमके स्टैलिन। 2020 में अन्नामलाई ने बीजेपी ज्वाइन की और तब से ही वो तमिलनाडु में ग्राउंड लेवल पर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा प्रचार तो कर ही रहे हैं। लेकिन एक और खास बात है कि अन्नामलाई साउथ इंडियन पॉलिटिक्स में हिंदुत्व का एक चेहरा बनकर उभर रहे हैं और साथ ही ये आरएसएस की आइडियोलॉजी से भी इंस्पायर्ड हैं और ये साउथ की पॉलिटिक्स को बदलने की हिम्मत रखते हैं। एज वी नो 1967 से द्रविडियन पार्टीज रूल कर रही हैं, चाहे वो डीएमके हो या एडीएमके। यहाँ पे ये 2 पार्टीज आती जाती रहती हैं और ये पार्टीज ही तमिलनाडु में रूल कर रही हैं। अब तमिलनाडु में बीजेपी ने 1996 से 1997 में एंट्री मारी है, मींस लेट आए हैं, इसलिए उनके प्रेजेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा कम रहेगा। डीएमके और एडीएमके की आइडियोलॉजी भी काफी डिफरेंट है, वी कैन से अपोजिट है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान पे पॉलिटिक्स लड़ती है, वहीं पे डीएमके और एडीएमके एंटी हिंदू, एंटी हिंदी और एंटी हिंदुस्तान पे पॉलिटिक्स लड़ती है। और अन्नामलाई
अन्नामलाई की आइडियोलॉजी आरएसएस और बीजेपी से मैच करती है, इसलिए काफी कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके हैं अन्नामलाई। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है वो आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। 23 जुलाई 2023 को रामनाथ कोविंद जी का फेयरवेल डिनर ऑर्गेनाइज किया जाता है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस डिनर में बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अन्नामलाई जी को छोड़कर किसी स्टेट प्रेसिडेंट को इनवाइट नहीं किया गया था। एक सिर्फ वही स्टेट प्रेसिडेंट थे जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया था, और इनको साउथ का योगी बाबा भी कहा जाता है।